नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अवैध नशीली दवाई कारोबार का हुआ भांडाफोड़, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। मानगो में 2 दिन रही जलापूर्ति ठप, 150 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना पर उठा सवाल। सरायकेला के ईचागढ़ में अवैध बालू चालन करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और एमजीएम अस्पताल के वेटिंग रूम का गिरा छज्जा, कोई हताहत नहीं। खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन काल से चल रहा अवैध नशीली दवाइयों का कारोबार का भांडाफोड़ हो गया है। 20 लाख के प्रतिबंधित नशीली दवाई ड्रग्स विभाग ने पकड़ा, जिसमें 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के पटना से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जमशेदपुर पहुंचा प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के खेप को जमशेदपुर ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापेमारी कर पकड़ा, जिसका मूल्य 20 लाख रुपए लगाया जा रहा है। इस नकली दवाओं के साथ 4 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। विभाग ने जमशेदपुर के गुलमोरी इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया इनके पास से विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाई ट्रामाट्रोल बरामद किया है। इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया शहर में प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार बहुत दिनों से चल रहा था, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां गुलमोरी थाना क्षेत्र से 4 युवकों को प्रतिबंधित दवाई ट्रामाट्रोल के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। वैसे बताया जा रहा है कि नशे के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला प्रतिबंधित दवाइयां TCI ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पटना से मंगाया गया था, जिसकी युवक डिलीवरी लेने पहुंचे थे। इसी दौरान विभाग ने इन्हें रंगे हाथों दबोचा। नशा के लिए यूज करता है, जो नीला गोली के नाम से बहुत फेमस है। ओके, नीला नहीं, आप तो ओला भी होता है ना, ये 10 किसको बोलता है? 10 वही चीज है, उसी तरह का है, मतलब लोग 10 बोलते हैं। गोलमुरी खाना में मिली थी कि ट्रांसपोर्ट में अवैध रूप से पटना से कुछ माल आया हुआ है, PCI ट्रांसपोर्ट करके है, टूला डुंगरी में पड़ता है। तो उसी में फिर उसी सिलसिले में हमने एक टीम गठित किया और उसमें थाना भी था, पुलिस बल भी था, सशस्त्र बल के साथ में हमने करीब 2 घंटा पूरा हमने उसको रैकी की। उसके बाद हम काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 4 लोग आए और 4 लोग आके उसको रिसीव किए। जैसे उन्होंने रिसीव किया, हमने पकड़ा और देखा कि उसमें काफ़ी सारा नशा में प्रयुक्त होने वाली जो दवाइयाँ हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर को नहीं बेचनी है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचनी है, ऐसी दवाइयाँ बिना बिल्टी के ये लोग ला रहे हैं। और थोड़ा सा हमने उसमें जांच भी किया तो लगा कि कुछ बिल में इन्होंने टेम्परिंग भी किया है, जो कि जांच का विषय है, उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी? करीब 10 से 15 लाख की दवाइयाँ। उधर सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के मिलन चौक के पास से अवैध बालू चालन निर्गत करने वाले आरोपी जनक कुम्हार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरायकेला पुलिस की बालू माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई के दौरान 41 हाइवा को जब्त किया गया था। वहीं हाइवा मालिक ने पश्चिम बंगाल के माचा घाट का चालन दिखाया। उसके गुप्त सूचना के आधार पर ईचागढ़ थाना क्षेत्र के मिलन चौक के पास से अवैध बालू चालान निर्गत करने वाली आरोपी जनक कुमार के निशानदेही पर पुलिस ने पुरुलिया जिला के बागमुंडी में छापेमारी कर उसके ऑफिस से कंप्यूटर व कई कागजात जब्त किए। इस बारे में जानकारी देते हुए SDPO धीरेन्द्र बंका ने बताया कि बीते 23 मई को पुलिस ने अवैध बालू से लदे 41 हाइवा जब्त किया था। इस दौरान अवैध चालान से बालू के कारोबार रांची व सरायकेला में किए जाने से पता चला था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी जनक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस अब भी जब्त किए गए हाइवा के मालिकों के कार्रवाई के बारे में कुछ भी कहने से बच रही है। उनका कहना है कि अनुसंधान के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस चालान को निर्गत करने वाला गलत है तो उस चालान का उपयोग करने वाला भी गलत ही होगा। हालांकि पुलिस अभी अनुसंधान करने की बात कह रही है।
दिनांक 23 मई को जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बिना माइनिंग चालान के 41 हाइवा गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसके संबंध में ईचागढ़ थाना कांड संख्या 22/2020 दर्ज किया गया था। कांड अनुसंधान अंतर के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि जितने भी गाड़ियों हैं उनके द्वारा अवैध बालू का उठाव रांची और सरायकेला खरसावां जिला के अवैध रूप से जमा किए गए बालू घाटों से होता था, परंतु चालान यहाँ का नहीं रहता था। चालान उनके द्वारा मार्चा पश्चिम बंगाल का दिखाया जाता था। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि जनक कुमार के द्वारा मार्चा बालूघाट का चालान निर्गत किया जाता था और उनके द्वारा रांची और सरायकेला खरसावां जिला से उठाए गए अवैध बालू को वैध बनाने के लिए केवल चालान बंगाल का निर्गत किया जाता था मार्चा घाट का, जबकि मार्चा घाट से बालू का उठाव नहीं होता था। तो अनुसंधान के क्रम में जनक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अपनी कांड में संलिप्तता को स्वीकारा है, अपना अपराध स्वीकारा है और उनके कार्यालय में। वहीं मानगो के कई हिस्सों में मोटर जल जाने के कारण 2 दिन के बाद जलापूर्ति होती है। 150 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना का लागत पर खुद का सवाल खड़ा हो गया है। मानगो जलापूर्ति योजना 150 करोड़ की है। योजना लागत के अनुसार मानगो क्षेत्र के लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पानी की सप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन कथित कारणों से ये योजना शुरू से विवाद में रही है और विवाद का अंत भी होगा, ये अभी के हालात से ऐसा नहीं दिखता है और न ही पीएचडी के अधिकारी कोई माकौल जवाब दे पाते हैं। इधर भाजपा नेता विकास सिंह ने आरोप लगाया है, योजना के संवेदक द्वारा जानकारी मिली कि मोटर जला हुआ है और इसको ठीक होने में 2 दिन का वक्त लगेगा। भाजपा नेता ने कहा, जब सहायता अभियंता सुरेंद्र प्रसाद से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उनका सीधा जवाब था, उनकी सेवा 1.5 साल और बची है। कार्यालय का हालत जर्जर है, वह अपनी जवान नहीं गंवाएंगे, वह पहुंचने में असमर्थता जताए। मानगो को लोगों को पानी देना होगा। मानगो में पिछले 1 सप्ताह से पानी की आपूर्ति ना के बराबर हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका कृष्णा नगर, शांति नगर, संकोसाई रोड नंबर 3, आनंद विहार कॉलोनी, रामकृष्णा कॉलोनी, दाई गुटू आदि ऐसे क्षेत्र है जहां पानी बमुश्किल से 5 मिनट मिलता है, वो भी तो 2 दिन के बाद। कोई आला अधिकारी हम लोगों को सही जानकारी नहीं देते हैं कि मामला क्या है। आज संवेदक के द्वारा पता चला कि इंटक वेल का मोटर विगत 3 दिनों से जला हुआ है, जिसे बनने में और 2 दिन लगेगा। मेरा मानना है, मेरा कहना है आपके माध्यम से कि लगभग 150 करोड़ रुपए का मानगो पेयजल आपूर्ति योजना बना, जिससे लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, लेकिन इस 150 और एमजीएम अस्पताल के गैनिक वार्ड के बगल स्थित डॉक्टरों के बैठने के रूम का छज्जा गिरकर नीचे गिर पड़ा, जिसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बुधवार की शाम फॉल सीलिंग का छज्जा नीचे गिर पड़ा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रूम में कोई डॉक्टर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। ये पुराना अस्पताल भवन है और एक बार भी इसका मरम्मत नहीं हुआ है। इधर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया, हादसे के संबंध में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सूचना दे दी गई है। कल यह सूचना प्राप्त हुई, लेबर रूम के बगल में एक छोटा सा रूम है, वहाँ मतलब प्लास्टर गिरी थी और भी बाकी जगह जो मतलब कि कहीं सीपेज हो रही है, इसके लिए मैंने भवन निर्माण विभाग को कल ही पत्राचार किया या विलम्ब इसको रिपेयर किया जाए। किसी को चोट लगा था उसमें? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी है। फॉल्स सीलिंग लगा हुआ था, पता नहीं चल पा रहा। हाँ। ऐसे काफ़ी रूम होंगे। हाँ, तो उसको किस तरह का देखेंगे घटना दोबारा? भवन निर्माण विभाग को मैंने लिखा हूँ कि सारे बिल्डिंग को मतलब कि चेक करें, देखिए कहीं कुछ। हाँ, कहीं अगर मतलब कि सीपेज है या कहीं मतलब कि पपड़ी निकल रही है तो उसे अविलंब ठीक करने की कोशिश करें। घटना दोबारा दोबारा न हो। और NH 33 पर खड़ी ट्रक से 2 बैटरी चोरी कर भाग रहे 2 चोर को मानगो पुलिस ने गिरफ्तार कर बैटरी बरामद किया है। इधर मामले के संबंध में मानगो थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया,
बुधवार की रात में मानगो पुलिस NH 33 पर गश्ती कर रही थी। गश्ती के दौरान 2 चोर को 2 बैटरी चोरी कर भागते देखा गया। पुलिस ने बैटरी के साथ दोनों चोर को पकड़ा। गिरफ्तार दोनों चोर गोलमुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बिग बाजार के आगे खड़ी ट्रक से चोर 2 बैटरी चोरी कर भाग रहे थे। कितना बार चोरी किया तुम लोग? चोरी कितना बार किया तुम लोग? रात्रि गश्ती के दौरान हाईवे पे बिग बाजार के आसपास एक ट्रक खड़ी थी, उसी से दो संदिग्ध लोगों को देखा गया बैटरी चोरी करते हुए पाया गया। और दोनों जैसे ही पुलिस गाड़ी देखी, दोनों लोग बैटरी लोग भागने का प्रयास किए बाइक से, जिससे पुलिस बलों के द्वारा खदेड़ कर उसको पकड़ा गया है। इसमें 2 बैटरी बरामद हुआ है और 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। ये दोनों गोलमुरी के रहने वाले हैं। क्या नाम है दोनों में पता? नाम तो डिटेल आपको मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन 2 आदमी क्या चीज़ से थे ये लोग? ये दोनों बाइक से थे। बैटरी कितना बरामद हुआ? 2 पीस बैटरी बरामद हुई। बिग बाजार के पास, बिग बाजार के आसपास हाईवे रहने वाले दोनों रहने वाले गोलमुरी थे। उधर जमशेदपुर में वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के अंदर से चोरी की घटना लगातार जारी है। इस चोरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग जिला भाजपा के द्वारा जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के अंदर लगातार चोरी की घटना हो रही है, लेकिन वहां का प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब चोरी की घटना होती थी तब प्रबंधन उस पर सख्त कार्रवाई करती थी और इस कारण से चोरी की घटनाएं कम थी, लेकिन विगत 6 महीने से प्रबंधन ने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया और कंपनी के भीतर कुछ लोगों के मिलीभगत से चोरी की घटना को चोर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में मजदूरों के लिए बनाई ये कंपनी अब चोरों के द्वारा लूटा जा रहा है, जिस पर अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी सुरक्षा की मांग जिला भाजपा ने जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई है। निरंतर केबल कंपनी में चोरी को लेकर प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से वहां के मशीनी उपकरण, तार की सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की चोरी हम सबों के समक्ष नज़र आ रही है। पूर्व में भी हम सभी लोगों ने जिला के उपायुक्त के माध्यम से मांग की थी कि इस ओर ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई करते हुए इसे पूरे संसाधन की रक्षा करने के हेतु आगे पहल की जाए। लेकिन विगत 6 माह से निरंतर चोरी को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं नज़र आ रही हैं, उस आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी भय का माहौल व्याप्त है। चोर विभिन्न लोगों से संलिप्तता के साथ में। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। संयुक्त युवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एडीसी को ज्ञापन सौंपकर भारत आत्मनिर्भर योजना के मद में 10,000 रुपए बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग की है। इधर जेएनएसी फुटपाथी दुकानदारों के संगठन वेंडर यूनियन के अध्यक्ष अरुण दुबे ने बताया, कोरोना संक्रमित रोग के कारण लॉकडाउन अवधि में वेंडरों की स्थिति को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर योजना के तहत प्रत्येक को 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में भेजने की घोषणा स्वागत योग्य है।
परंतु 10,000 रुपए की जगह इसे बढ़ाकर 25,000 किया जाना सार्थक और वास्तविक कदम होगा। ज्ञापन में केंद्र ये मांग की गई है। जो है डीसी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को कि जो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 रुपया देने का निर्णय लिया है, ये एक सराहनीय है। पर जो है 10,000 इस महंगाई के समय में 10,000 में होने वाला कुछ नहीं है। उसको उस राशि को बढ़ाकर 25,000 किया जाए, ताकि जो है ये एक सार्थक कदम जो उठाया गया वो वास्तविक में सार्थक कदम हो। किस संस्था क्या चीज के लिए दे रहा था? क्या चीज के लिए ये हम वेंडरों को दुकान खोलने के लिए, हम पथ विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए दिया जा रहा है कि जो है ये 10,000 की रकम को बढ़ाकर जो है 25,000 किया जाए। इधर कीटादी राजू बागान स्थित लकड़िया बागान में पानी लाने पर लकड़िया बाबा ने एक युवक की पिटाई कर दी और उल्टे लकड़िया बाबा ने पानी लेने गए युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। कीताडी राजू बागान की रहने वाली निधि कुमारी यादव ने बताया, बुधवार को उसका भाई आकाश कुमार यादव पीने का पानी लाने लकड़िया बागान जार लेकर गया था। लकड़िया बाबा ने जार छीनकर उसके भाई की पिटाई कर दी। धरपकड़ के दौरान लकड़िया बाबा को भी चोट लगी। बाबा ने बागबेड़ा थाना में भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस उसके भाई को खोजने घर पहुंची। निधि ने बताया, मामले के संबंध में पूरा परिवार एसएसपी से मुलाकात कर जानकारी दी। कौन है आपका ये? भैया है। घर पे कोई जेंट्स नहीं था, हम और मेरी मामी एक बूढ़ी नानी घर पर थे। उनसे पूछा गया सर क्या मामला है, तो बोलते हैं तुम लोग का मामला निकाली तक बोलते हैं तुम लोग का मामला पता नहीं है। पानी लेने के लिए हमारे भैया लकड़िया बागान में 2 बजे करीब में गए थे। बाबा वहाँ से जार छीन कर फेंक दिए, बोले तुमको पानी यहाँ भरने नहीं देंगे। भैया इसी दौरान जार लेने गए, बाबा हाथ पर लाठी से मारे, पैर में चोट लग गया। अपने आप बचाने का चक्कर में बाबा को भी चोट लगा। ये हम नहीं कह रहे कि बाबा को चोट नहीं लगा, अपने आप को बचाने के चक्कर में बाबा को भी चोट लगा हुआ है। हम लोग भी थाना में गए थे कंप्लेन करने के लिए कि सर हम लोग का भी केस लीजिए। बागबेड़ा थाना हम लोग कंप्लेन नहीं ले रहा है, ऊपर से घर में आके गाली गलौज कर रहा, बोल रहा आधा घंटा के अंदर मैं तुम्हारा बेटा को नहीं अरेस्ट करवाऊंगी तो हम तुमको उठा कर लेकर जाएंगे। घर में कोई जेंट्स नहीं था, 2 लेडीज़ एक हम थे बस, और कोई नहीं था। सुबह 10 बजे करीब में आई थी, 9:50 में। आज सुबह में। क्यों आई थी? उनको खोजने के लिए आई थी। बोलते आकाश कुमार यादव का सिलेंडर किया जाए आधा घंटा के अंदर में, वरना उनकी मम्मी को अरेस्ट करके लेकर जाया जाएगा। उनकी मम्मी के साथ बहुत गंदा गाली दिया जा रहा था, बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे। घर में कोई जेंट्स नहीं था, हर घर का कमरा में घुसकर चेकिंग कर रहे थे। तो अभी कहाँ आए आप? वहीं सरकारी राशन दुकानदारों ने 3 महीने से बंद कमीशन का भुगतान करने और प्रशासन के स्तर पर दुकानें सैनिटाइज करने की मांग की है। सरकारी राशन दुकानदार मनोज गुप्ता ने बताया, सरकारी राशन दुकानदारों के परिवारों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। एक तो चावल और गेहूं के प्रत्येक बोरा में वजन से कम अनाज रहता है। दूसरा, लॉकडाउन की अवधि में अभी तक दुकानदारों को कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। अनाज बेचने वाले सरकारी राशन दुकानदार खुद एक दाना अनाज के लिए मोहताज है। उन्होंने सरकारी राशन दुकानदारों को भी प्रत्येक महीने 5 किलो के हिसाब से अनाज देने की मांग सरकार से की है। सरकार के निर्देशानुसार, लेकिन सरकार का एक अभिन्न अंग है हम लोग जन वितरण प्रणाली दुकानदार, तो हम लोगों को भी सरकार को देखना चाहिए। क्या कहना आपका? कहना यही है कि जो सरकार हम लोगों को, आम जनता को देने के लिए, अनाज बांटने के लिए, वितरण करने के लिए दे रही है, इससे पहले 1 रुपया कमीशन मिलता था। आज हमको कमीशन भी नहीं मिलता है। आज हम लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है 2-3 महीना से, और ना ही 1 किलो चावल अपने ही दुकान से हम लोग अपने ही परिवार के लिए 10 किलो चावल नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो गोदाम से माल कम मिलता है, और दूसरा एक किसी भी तरह अगर बोड़ा से 2 पैसा आता था बोड़ा बेच करके, वो भी बोड़ा जमा ले रहे हैं, और दुकान भाड़े पे रहती है। तो दुकानदार क्या करे? आप इस कोरोना महामारी में हमारे सारे दुकानदार को एक सैनिटाइज़र नहीं दिया गया, सुरक्षा दृष्टिकोण नहीं दिया गया, मतलब बहुत तरह की समस्या हम लोग जूझ रहे हैं। कहने का मतलब एक है जूझ रहे हैं हम लोग भी।
वहीं जमशेदपुर में खुलेआम सार्वजनिक स्थलों को दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। स्थानीयों के विरोध के बाद भी संबंधित थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्षेत्र की जनता इससे त्रस्त है, साथ ही लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद होता जा रहा है। ताज़ा मामला गुलमोरी थाना अंतर्गत गाढ़ा बासा का है, जहां शंभू सिंह नामक दबंग द्वारा सार्वजनिक सड़क को कब्जे में लेकर तबले में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि इस स्थान पर वर्षों पुराना केबल कंपनी द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय था, जो खंडर बन चुका है। इसी शौचालय के पास से सड़क बनी हुई थी, लेकिन सड़क के ठीक बगल में शंभू सिंह का मकान है और उन्हीं के द्वारा घर के सामने सड़क को कब्जा कर तबले में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें कई गाय और भैंस को बांधा जाता है। साथ ही तबेले में इकट्ठे होने वाले गोबर को भी इनके द्वारा उसी खंडर रूपी शौचालय के अगल बगल फेंका जाता है, जिससे स्थानियों का जीना दुश्वार हो गया है। स्थानियों को इसके खिलाफ गोल बंद होकर इसकी शिकायत गुलमोरी थाने में की है और उस वक्त चंद घंटों के लिए निर्माण कार्य रुका हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया और शंभू चौधरी ने उक्त सार्वजनिक सड़क को पूर्ण रूप से शेड लगाकर अपने कब्जे में ले लिया। स्थानियों के अनुसार गुलमोरी थाना प्रभारी के साथ साठगांठ कर इस निर्माण कार्य को किया गया। इन्होंने कहा कि अगर स्थानीय थाना इस सड़क को कब्जा मुक्त नहीं करवाती है तो स्थानीय निवासी ऊपर तक जाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं जब इस मुद्दे पर हमने सार्वजनिक सड़क के कब्जाधारी शंभू सिंह से सवालात किए तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। उन्होंने कहा कि बस्तीवासी उन्हें परेशान करना चाहते हैं। ये सार्वजनिक सड़क नहीं है, बल्कि उनके घर के पीछे का हिस्सा है, जहां उन्होंने तबेले का निर्माण किया है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, सभी को दिक्कत हो रहा है, बस्ती वाला को, पूरा बस्ती को हो रहा है। भाषा केबुल बस्ता का जमीन है, ये केबुल का शौचालय है, ये बहुत दिन से बंद पड़ा है। तो ये बगल वाला है, एक ठोक वाला है, वो उसको छेद के रखा है। उसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भवन बने और रोड को खाली कर दे, जैसा टीना लगा है उसको निकाल के अपना रख ले। रोड को रोड रहे हैं, बस्ती वाला का कहना है। अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग आगे कार्रवाई फिर करें। अभी तक हम लोग गए, गुलमोरी थाना में गए हैं, लेकिन गुलमोरी थाना से तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आगे ट्वीट करवाए हम लोग डीजीपी के पास से, वहाँ से ट्वीट आया हुआ है, वहाँ से केस हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी का, और वहाँ अगर नहीं सुनेगा तो फिर आगे और कुछ कार्रवाई करेंगे। हमारा जन्म है, इसी जगह में रहे हैं, इसी घर में भाड़ा में रहे हैं 14 साल। ये हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये आपका जो जगह जो था, ये पूरी तरह से रास्ता था, मैदान था पूरी तरह से। उसके बाद जो है आपका जो है वहाँ से शुगर लाइन निकला है, वहाँ से पानी लाइन किया है, हर चीज़ किया है। आज शुगर लाइन हमारा जो है जाम है। ये कि ठीक है भाई, उधर तो नहीं जाएगा तो दूसरी तरफ से हम रास्ता ले जाएगा, उसमें गिरा देते, वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे जो है देख लीजिए, आपके सामने में है, आपके सामने में है, देख लीजिए धीरे धीरे जो है सेटल लग गया, गाय जो है वो हमने लग गया, आदमी का रास्ता बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, गोबर पेशाब, यानी रात को आप सो नहीं सकते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये हमारा बहुत पुराना मकान है। मकान के पीछे मैं अपने कुछ जानवर गाय रख रहा हूँ, जिससे पूरे बस्ती वासियों को ऑब्जेक्शन है। मुंह पे कोई नहीं बोलता है, लेकिन पीठ पीछे ऑब्जेक्शन करता है, मेरे खिलाफ कंप्लेन करता है। मेरे घर के सामने कचरा फेंका जाता है, पूरा बस्ती वाला कचरा फेंकता है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार नोटिफाइड से इसे साफ करवाया है, फिर भी यहाँ के बस्ती वाले नहीं मानते हैं। यहीं पे मेरे घर के सामने कचरा फेंकता है। मेरा बार बार ऑब्जेक्शन करने पे वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे गाय रखते हो, तुम यहाँ रास्ता मेरा ब्लॉक कर दियो, जबकि ये जेनेसी का रास्ता नहीं बनाया हुआ है, जेनी का रास्ता बगल से बनाया हुआ है। और ये बंद शौचालय है, जिसको आदमी लोग यहाँ कैप्चर करना चाह रहा है। और हम सिर्फ अपने एक जानवर यहाँ रखते हैं, तो आदमी को यहाँ प्रॉब्लम होता है। आगे जो सरकार का निर्णय होगा मैं मानूंगा। इस वर्ष चांडिल के किसानों को राहत नहीं मिल सकेगा, जहां स्वर्णरेखा परियोजना से 15 जून को खेतों में पानी देने की घोषणा की गई थी। पानी नहीं मिलने पर किसान भगवान के भरोसे छोड़ रखे हैं। स्वर्णरेखा परियोजना का निर्माण हुए लगभग 50 दशक होने जा रहा है, फिर भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। वहीं परियोजना 15 जून को किसानों को पानी छोड़ने की बात कही थी। 12 जून से 18 जून को मानसून की बारिश से चांडिल प्रखंड में सामान्य वर्षा 72 मिलीमीटर हुई। वहीं बारिश कम होने से स्वर्णरेखा परियोजना की पोल खुलते दिख रही है। इस बारिश को देखते हुए किसान ने अपनी जमा पूंजी को फिर से दांव पर लगा लिया।
जहां इस कोरोना महामारी में भी किसानों को दोहरा मार पड़ रहा है। सरकारी बीज अब तक नहीं मिला, जहां किसान 1200 रुपए में धान का बीज खरीदकर खेतों में डाल रहे हैं। वहीं चांडिल डैम से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के किसानों को पानी देने की दम भर रही है, परंतु इन 50 वर्षों में केनाल की स्थिति जर्जर हो चुकी है। डैम से 2 किलोमीटर पर ही केनाल पीछे बारिश ने ही तोड़ रखा है। वहीं चकोलिया 13.9 किलोमीटर पर कालभेट 3 वर्षों से टूटा पड़ा है। चकोलिया में करोड़ों की लागत से केनाल पर फाटक का निर्माण किया गया, जिसका लाभ किसानों को नहीं मिलकर टाटा जैसे कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि केनाल में बरसात के समय पहाड़ी जल एकत्र होता है। ये भी पानी चिलगू, चकोलिया, रामगढ़, कांदरबेड़ा, शहरबेड़ा के हजारों किसानों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो हजारों एकड़ भूमि पर खेती इस वर्ष भी हो सकता है, परंतु हजारों लीटर पानी को नाला में बहाकर जल के नाम पर ऊपरी आमदनी में पदाधिकारी लगे हुए हैं। जहां किसान इस लॉकडाउन के मार से उबरने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं, वहीं भगवान और परियोजना की दोहरी मार ने किसानों की हिम्मत को तोड़ रखा है। ऐसे में इस वर्ष चांडिल के किसानों की उम्मीदें भगवान पर टिकी है। सरकार की तरफ से तो नहीं खरीद के लाए हैं। कितना कर लाए? आए तो अभी 1250 का है। 1250। कितना एकड़ जमीन है आपका? 4 भी है। 3 बोरा लाए हैं 25 कर। हाँ, तो मतलब 3 बोरा 36 का। क्या नाम हुआ आपका? विदेश क्या पूरा बोलिए? माझी। ये हमारे जो बहुत परियोजना जो है हमारे चांडिल से जो आ रहा है, ये हम लोग चकुलिया में हैं। इस यहाँ है आपको 13.91 है। ये जो गेट बनाया गया है ये है अलग गेट था पहले, और इसी गेट से हमारे चकुलिया कृषक भाई को पानी चलता है। इसमें हमारे यहाँ हजारों हेक्टेयर ज़मीन इसमें खेती होता है। ये प्रति साल इसका मरम्मती भी किया जाता है। जो देखिए सामने है, ये बगल में जो है, इसमें खाली दास पूरा घुसाया हुआ है और खाली 2 इंच ऊपर में डाला दिया है। क्योंकि आड़ का जो बीच जो है, बीच में जो 2 कार्पेट दिया गया था, कालभेट बीच में ही टूटा हुआ है, वो धंस गया है। इसीलिए हर साल आड़ी टूटता है और इसको वो लोग बराबर मरम्मती करते रहता है। अगले साल हमसे भी बात हुआ था मैडम से, जो जे है उससे बात क्या। हमारे इस आसनबनी अंतर्गत जो सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट का जो कैनल जाता है, उसमें से चाकुलिया से 5 किलोमीटर आगे रामगढ़ गांव पड़ता है। उसमें शाखा कैनल निकाला गया है जो रामगढ़, रंगाटाड़, कांदरबेड़ा, शहरबेड़ा को पानी देना था। बन के आज करीबन 20 से 25 साल हो गया है। आज तक कभी शाखा कैनल में पानी नहीं आया है, और बना भी तो है, कहीं सब जगह टूट फूट गया है। और बहुत जगह बाहरी आदमी ज़मीन लेके अतिक्रमण कर लिया है, फैक्ट्री वाला अतिक्रमण कर लिया है, कंपनी वाला अतिक्रमण कर लिया है। किसी प्रकार का आज तक इस शाखा कैनल से यहाँ के किसान को लाभ नहीं है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम। और हिंदू राष्ट्र सेना ओलीडी मंडल की ओर से चाइना के राष्ट्रपति एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस बाबत मीडिया से बात करते हुए हिंदू सेना के अभिषेक वैद्य ने बताया कि चीन और पाकिस्तान धोखेबाज देश है, जो हमेशा ही पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है। पिछले दिनों भी चीन और पाकिस्तान ने भारत के साथ यही किया। अब देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके तहत हिंदू राष्ट्र सेना ने आज पाकिस्तान और चीन के प्रधानमंत्री का पुतला दहन डिमना चौक पर किया। अभिषेक वैद्य ओलीडी मंडल उपाध्यक्ष हिंदू राष्ट्र सेना से ये कार्यक्रम जो गलवान की घाटी में हमारे 20 शहीद जो शहीद हुए चाइना और पाकिस्तान से मुठभेड़ में,
तो हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला दहन किया जा रहा है और हमारे जो जवान शहीद हुए उनको हम लोग भावनापूर्वक अभी श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। क्या नाम बताइए? मेरा नाम अभिषेक कुमार वैद हुआ, ओलीडी मंडल उपाध्यक्ष। संस्था का नाम बताइए? हिंदू राष्ट्र सेना। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अवैध नशीली दवाई कारोबार का हुआ भांडाफोड़, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। मानगो में 2 दिन रही जलापूर्ति ठप, 150 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना पर उठा सवाल। सरायकेला के ईचागढ़ में अवैध बालू चालन करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और एमजीएम अस्पताल के वेटिंग रूम का गिरा छज्जा, कोई हताहत नहीं। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।